हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था ताप के बारे में, तापमान क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे ऊष्मा क्या है, ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे का जो सिलेबस है उसके बारे में देखते हैं। तो ऊष्मा, तो पिछले कक्षा में मैंने बताया था कि ताप क्या है। ताप क्या है, कोई भी वस्तु को हम लोग छूते हैं तो हमें कुछ उसका ठंडकता या गर्माहट का एहसास होता है, तो वो क्या कहलाता है, ताप कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है। और ताप को जब हम लोग किसी यंत्र के माध्यम से मापते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तापमान बोलेंगे। अब देखते हैं ऊष्मा क्या है। तो ताप हम लोग जानते हैं गर्माहट या ठंडकता होता है, ये क्या कहलाता है, उसका ताप कहलाता है। लेकिन उस ताप के पीछे जो कारण है, जिसके कारण उस वो ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है, वही क्या है, उसका ऊष्मा कहलाता है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। ये हम लोग कह सकते हैं जिसकी वजह से वस्तु की ठंडकता या गर्माहट का एहसास होता है। तो ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें कोई वस्तु गर्म लगती है। तो ऊष्मा ज्यादा होगा तो वस्तु गर्म ज्यादा लगेगी, ऊष्मा कम होगी तो वस्तु कम गर्म होगी, ये हम लोग कह सकते हैं। तो ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जिसकी वजह से हमें वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है, कह सकते हैं हम लोग। तो ऊष्मा ऊर्जा का रूप है जिसकी वजह से हमें वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है। ठीक है। अब हम लोग ऊर्जा के बारे में एक चीज और जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है, कम से ज्यादा की ओर, ज्यादा से कम की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, बहती है। तो ऊष्मा भी वही काम करती है। ऊष्मा भी क्या करती है, अधिक ताप से कम ताप की ओर बहती है। तो ऊष्मा का प्रवाह किधर से किधर होता है, अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। प्रवाह मतलब बहना, मतलब वही है। ठीक है। तो ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का रूप है जिसकी वजह से किसी वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है और ऊष्मा का प्रवाह हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि कुछ गर्म पानी वगैरह है तो उसको, या गर्म जो चीज है, दूध वगैरह जो रहता है, उसको अगर आपको ठंडा करना रहता है तो क्या करते हो आप लोग, पानी में डुबोते हैं, गिलास वगैरह को गिलास में रखते हैं तो वो पानी भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि पानी तो पहले ठंडा था। ऐसा करते हो ना, मान लो कि गिलास है, अब इसमें दूध भरा है, गरम गरम दूध आपको पीना है, तो क्या करते हो आप लोग, या करके देखना, इसको एक छोटे से ऐसे पात्र में भर के रखना जिसमें पानी, ठंडा पानी भरा हो। ऐसे इसमें दूध भरा है, अब दूध तो गर्म है, ये पानी ठंडा है, तो क्या होता है, जब थोड़ा देर रखोगे तो क्या हो जाता है, वो पानी ये गर्म हो जाएगा, हल्का गर्म, और दूध क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या समझ आ रहा है कि ये, इसका ताप ज्यादा था, इसका ताप कम था। तो ऊष्मा का जो प्रवाह है वो कैसा होता था, या कैसे हुआ, गर्म से ठंडे की ओर हुआ। उल्टा हो गया, हाँ, ये थोड़ा सा कम ठंडा हो गया, ये थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। तो क्या हो गया, हमारा ऊष्मा का प्रवाह अधिक से कम की ओर हो गया। इससे हम लोग साफ साफ जान सकते हैं। तो पहले क्या सोचते थे लोग, जो है पहले जमाने में लोग, कि ऊष्मा क्या है, मतलब कि कोई पदार्थ है वो गर्म या ठंडा ऐसे होता होगा कि कोई एक पदार्थ रहता होगा जो हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है। कोई ऐसा पदार्थ है जो दिखाई नहीं देता है, वो क्या होता है, ज्यादा, मतलब कि जिसमें वो पदार्थ ज्यादा रहता होगा, ऊष्मा को उन लोग जानते नहीं थे पहले, ऊष्मा एक ऊर्जा है ऐसे करके नहीं जानते थे। तो उन लोग क्या सोचते थे कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से वो वस्तु गर्म हो जाती है, और वो पदार्थ अगर ज्यादा होता था तो वो ज्यादा गर्म हो जाती है, या कम होता था तो कम गर्म हो जाती है, ऐसा लोग समझते थे। लेकिन बाद में ये समझ आया कि ऊष्मा क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा का एक रूप है जो कि ऊर्जा के समान ही व्यवहार करता है। ऊर्जा है तो ऊर्जा के समान ही व्यवहार करेगा, और उसकी वजह से ही हमें कोई वस्तु क्या लगती है, गर्म लगती है। ठीक है। ऊष्मा अधिक रहेगा तो उसका जो वस्तु का जो ताप है वो अधिक रहेगा, कम रहेगा तो ऊष्मा का, तो वस्तु का जो ताप है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारा ऊष्मा है। तो ये परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि ऊष्मा क्या है, ऐसा पूछ लिया
तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसकी वजह से हमें वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है। ऊष्मा अधिक होगी तो वस्तु अधिक गर्म होगा या वस्तु का ताप अधिक होगा। ऊष्मा कम होगी तो वस्तु का ताप क्या होगा, कम होगा। ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है या अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। ये तीन चीजें याद रखना। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, जो ऊर्जा का मात्रक है वही होता है, जूल होता है, ये होता है। ठीक है, तो एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, जूल होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सीजीएस पद्धति में भी देख लीजिए कैलोरी होता है। सीजीएस पद्धति, सीजीएस एक पद्धति है, जैसे एसआई पद्धति ना एसआई, वैसे सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सॉरी सीजीएस ऐसा होता है। तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है, कैलोरी होता है इसका मात्रा। ठीक है, तो एक कैलोरी बराबर क्या होता है, एक कैलोरी बराबर 4.187 जूल होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एक नंबर में पूछ सकते हैं। तो सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी और एसआई मात्रक क्या होता है इसका, जूल होता है। एक कैलोरी बराबर क्या होता है 4.187 जूल होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो एक चीज और देख लीजिए, एक कैलोरी जो है वो क्या होता है, ऊष्मा। एक कैलोरी ऊष्मा किसको बोलेंगे, उसको भी ये परिभाषा पूछ सकता है 2 नंबर में 3 नंबर में जो भी। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाता है, 1 कैलोरी ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, यहाँ आपकी बुक में दिया है पानी के ताप को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस ऐसा करके भी दिया। तो 14.5 से 15.5 क्या हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस ही तो हुआ ना। तो 1 कैलोरी ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा की वह मात्रा है जो जल के तापमान को 1 ग्राम जो जल है, मतलब आपके पास कोई 1 ग्राम पानी है, उसका ताप अगर आप लोग को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी वो किसके बराबर होगा, 1 कैलोरी ऊष्मा के बराबर होगा या 1 कैलोरी के बराबर होगा। तो इस परिभाषा को भी आप लोग याद करेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब अगले देखते हैं हम लोग ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, उसको देखते हैं। तो नोट कर लीजिए। तो ऊष्मा का संचरण, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती कैसे है, ये देखते हैं। तो ऊष्मा के संचरण होने के 3 तरीके हैं, मेनली 3 तरीके कहे जा सकते हैं, जिसमें से पहला हमारा है चालन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंडक्शन। दूसरा है संवहन, जिसे कहते हैं कन्वेक्शन। और तीसरा है विकिरण, जिसे कहते हैं रेडिएशन। तो ये तीनों है क्या चीज, इसकी परिभाषा बताने से पहले मैं आप लोग को इसका एग्जांपल दे देता हूं, उससे आप लोग समझ जाओगे थोड़ा बहुत। तो लोहे को जैसे गर्म करते हैं, ठीक है, या आपके घर में ही देखे होंगे चम्मच से जब सब्जी पकाते हैं तो अगर उसी को कढ़ाई में अगर छोड़ दिए रहते हैं तो क्या होता है, थोड़ा देर बाद चम्मच गर्म हो जाता है। यहाँ तक जैसे जाएंगे, थोड़ा देर अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पास पकड़ते हैं तो छूते हैं तो गर्म हो जाता है। तो किसका एग्जाम्पल है, हमारा चालन का एग्जाम्पल है। वैसे ही संवहन क्या है, संवहन गाड़ी वगैरह के आसपास या फिर मोमबत्ती देख सकते हैं आप लोग, मोमबत्ती ऐसा देखे होंगे ये। तो मोमबत्ती जब जलते रहता है या कोई भी दिया वगैरह जलते रहता है तो उसके अगर ऊपर में ऐसे रख दें हम लोग हाथ तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जलन होती है। आसपास थोड़ा कम रहता है, लेकिन अगर ऊपर में जस्ट ऊपर में रख दें तो ज्यादा जलन होती है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, संवहन का एग्जाम्पल। या फिर गर्मी के दिनों में हमको गर्म हवाएं चलती है, वो भी एक प्रकार किसका एग्जाम्पल है, संवहन का एग्जाम्पल है। और विकिरण, तो विकिरण आप लोग सभी जानते हो, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, या ठंड के दिनों में आप लोग आग के सामने बैठ जाते हो तो आप लोग को गर्मी महसूस होती है, गर्माहट महसूस होती है, वो किसका एग्जाम्पल है, विकिरण का एग्जाम्पल है। तो ये 3 तरीके हैं, इन तीनों तरीकों से
ऊष्मा का संचरण होता है। चलिए समझते हैं वन बाय वन क्या क्या होता है। तो चालन पहले देखते हैं, फिर वन बाय वन आते जाते हैं। तो चालन क्या था उसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि क्या है, लोहा है, लोहे का एक कोई पार्ट्स है। अब लोहा जो है आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, कोई भी जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ये भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होगा। मान लो कि ये लोहे के कण है, ठीक है, छोटे छोटे लोहे के कण आपस में मिलकर ही बने होंगे, ऐसे मान सकते हैं। ये इसको हम लोग क्या कर दिए, गर्म कर दिए, यहाँ पर गर्म कर दिए। तो कैसे होगा, अब मान लो कि हम लोग यहाँ पकड़ते हैं तो थोड़ा देर बाद यहाँ पास तक गर्मी पहुँच जाती है। करते यहाँ पास है गर्म, लेकिन पहुँचता कहाँ पास है, इधर पहुँच जाता है। तो कैसे होता है, यहाँ जब गर्म करते हैं तो ये कण गर्म हुआ। अब ये ठोस है, ठोस में तो उसके कण इधर उधर जा तो नहीं सकते, हिल सकते हैं, कंपन कर सकते हैं, लेकिन कहीं जा नहीं सकते, ठीक है। तो जब गर्म करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्मी के मारे क्या करने लगेगा, ये कंपन करने लगेगा, ऐसे हिलने लगेगा। तो हिलने लगे तो क्या करेगा, ये अपने बाजू वाला जो कण है उसको भी टच करने लगेगा, इसको ऐसे टच करने लगेगा। तो टच करने से क्या होगा, ये जो गर्मी है वो गर्मी इसके पास चली जाएगी, फिर ये भी हिलने लगेगा, ये गर्म हो जाएगा, तो ये गर्मी फिर इससे चली जाएगी ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे करते करते ये पूरे लास्ट तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ऊष्मा क्या करती है, संचरित होने लगती है ठोस में, ठीक है। तो चालन से हम लोग को क्या समझ आ रहा है, चालन का परिभाषा हम लोग क्या बता सकते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह इस प्रकार होता है कि अणु बिना अपना स्थान बदले एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा प्रवाहित कर देते हैं। यहां अगर मैं लिखूं परिभाषा तो वैसे, इसमें जो चालन में जो कण है, पहला बात तो यह है कि ठोसों में ऊष्मा का प्रवाह चालन के द्वारा ही होता है, चालन के द्वारा होता है। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, तो चालन होता क्या है, ऊष्मा ठोसों के कणों के द्वारा या अणुओं को स्थान बदले ही क्या हो जाता है, एक अणु से दूसरे अणु, दूसरे अणु से तीसरे अणु में पहुंचते पहुंचते कहाँ, अंत तक पहुंच जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चालन बोलेंगे। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या करूं, कैसे लिखूंगा, तो ऊष्मा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना कणों के स्थान बदले हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चालन बोलेंगे। ऊष्मा का जो प्रवाह है वो इसके कण का स्थान बदले बिना ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहा है। इसके कण तो एक जगह स्थिर है ना, और लेकिन ऊष्मा का जो प्रवाह कैसे हो रहा है, इस कण से इस कण में, इस कण से इस कण में, इस कण से इस कण में, ऐसे चलते जा रहा है। तो बिना अपना स्थान बदले ही ये कण क्या कर रहे हैं, ऊष्मा को एक कण से दूसरे कण में पहुंचा दे रहे हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, चालन बोलेंगे। जब इस तरह से ऊष्मा का संचरण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालन कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा चालन क्या है। ठोसों, चालन केवल ठोसों में होता है, या ठोसों में केवल चालन के द्वारा ही ऊष्मा का प्रवाह होता है। और चालन होता क्या है, ऊष्मा का प्रवाह क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे होता है, बिना कणों के स्थान बदले होता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, चालन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं संवहन। तो संवहन, संवहन को कन्वेक्शन बोलते हैं। तो संवहन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल किसमें किसमें संभव है, द्रव एवं गैसों में। तो द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, या किस क्रिया के द्वारा होता है, संवहन के द्वारा ही होता है। कैसे होता है उसको देखते हैं। तो घरों में आप लोग पानी गर्म करते हो ऐसे,
इसको अगर गर्म करेंगे इसमें पानी भरना मान लो, तो पानी का भी कुछ ना कुछ तो कण होगा ना। तो मान लो कि ये कण है, ऐसे रहता है कण, ठीक है। क्या होता है जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो पहले तो ये पात्र गर्म होता है, पात्र कंडक्शन के द्वारा गर्म होगा, चालन के द्वारा गर्म होगा क्योंकि पात्र एक ठोस है। अब इसमें जो आ गया पात्र में गर्मी, अब ये क्या करता है, पानी को गर्म करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले नीचे के जो कण है वो पहले गर्म होंगे। वो जब गर्म होते हैं तो क्या होता है, ये जो कण है वो गर्म होकर के, पहले मैंने बताया था गैस के लिए हो या ठोस के लिए, कोई भी चीज के लिए हो, जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो उसका जो भार है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो हल्की हो जाती है। और जब हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये जो कण है जब वो गर्म हो जाते हैं तो ये फिर ऊपर आने लगते हैं, ऐसे ऊपर। और क्योंकि ये हल्की होगी इसलिए ऊपर आ गए। और ऊपर की जो ठंडी जो कण है वो क्या है, फिर से नीचे आने लगते हैं, ये सब नीचे आ जाते हैं, ठंडे जो कण है वो। और जो हल्के जो कण है, गर्म जो कण है वो ऊपर जाने लगते हैं। तो ये फिर गर्म हो जाता है तो फिर ये ऊपर आता है, फिर ठंडा आ जाता है। ये क्रिया कब तक चलती रहती है, जब तक कि पूरे जो कण है वो गर्म ना हो जाए, तब तक की। तो इसमें देखिए आप ऐसे चलते रहता है ये प्रोसेस, ऐसे गोल गोल चलते रहता है। ये ऊपर आया फिर गया, फिर ऊपर आया फिर गया, फिर ऊपर आया फिर गया। तो इस तरह से ये रेखा जो बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन रेखा बोलते हैं। ऊपर नीचे जाने से जो रेखा बनती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन रेखा। तो इस तरह से संवहन के द्वारा द्रव या गैस में क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है या ऊष्मा का संचरण होता है। कैसे हुआ ऊष्मा का संचरण, अब देखिए चालन में क्या हुआ था, उसके कण क्या थे, एक ही जगह थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो कण है वो एक जगह नहीं रहते हैं, कण ही ऊष्मा को लेकर के ऊपर की ओर पहुंचाते हैं या एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, पदार्थ के कण, और पदार्थ मतलब द्रव या गैस के कण ऊष्मा को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं या पहुंचाते हैं। तो इसमें चालन में क्या था, पदार्थ का कण एक ही जगह पे रहता था और वो अपने बाजू वाले को देता था, फिर बाजू वाला उसके बाजू वाले को, ऐसे ऐसे देता था। लेकिन इसमें क्या है, पदार्थ का कण खुद ही क्या करता है, ऊष्मा ले लेता है और एक जगह से दूसरे जगह का क्या कर देता है, पहुंचा देता है। ये ऊष्मा ले लिया, ये क्या करेगा, यहाँ तक पहुंचा देगा। फिर इसकी बारी आ गई, फिर ये भी ऊष्मा लेगा, फिर ये पहुंचा देगा, फिर इसकी बारी ये लेगा, ऐसे टाइप से करता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, पदार्थ के कण खुद गति करके क्या करते हैं, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो इस तरह से जब ऊष्मा का संचरण होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संवहन। तो गर्मी के दिनों में जो गर्म हवा चलती है वो कैसे चलती है, वो क्या करते हैं, सूर्य से जो प्रकाश पे जो ऊष्मा आता है नीचे उससे गर्म हो जाती है। गर्म होकर के वो उसके जो कण है वो क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह क्या करने लगते हैं, वो गति करने लगते हैं, ठीक है। और उस जो गति करने के बाद जो स्थान जो खाली हो जाता है, यहाँ पर जैसे गर्म हुआ, गर्म होने के बाद ये गति करने लगे, ऊपर उठने लग गया, ये खाली हो गई, इसको ठंडी हवा आके भर देती है, फिर ये गर्म होता है, फिर गति करने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये प्रोसेस चलते रहता है ऐसे। तो इस तरह से गर्मी के दिनों में जो गर्म हवाएं हमको गर्म लगती है ना, वो संवहन के द्वारा ही होता है। तो ये है संवहन, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो तीसरा हमारा जो तरीका वो क्या है, हमारा विकिरण है। अभी तक हमने पढ़ा उसमें क्या है, ऊष्मा को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती थी। इसमें क्या है, विकिरण। तो विकिरण जो सूर्य से जो प्रकाश हम तक पहुंचती है, अब सूर्य को यहाँ तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है क्या, उसके प्रकाश को यहाँ तक पहुंचने के लिए नहीं है। और उसका प्रकाश गर्म तो हमको लगता है, मतलब सूर्य की जो गर्मी वो हम तक पहुंच रही है कि नहीं रही। अब अंतरिक्ष में तो हवा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठोस भी नहीं है, तो यहाँ तक कैसे आता है। इसका मतलब ये है कि ऊष्मा को हम तक पहुंचने के लिए, ऊष्मा को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम मिल गया तो ठीक है, लेकिन माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
बिना माध्यम के भी ऊष्मा क्या हो सकता है, संचरित हो सकता है। तो जब ऊष्मा बिना माध्यम के या निर्वात में गमन करती है, निर्वात में संचरित होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विकिरण बोलते हैं। तो जब ऊष्मा निर्वात मतलब कि बिना माध्यम के, जब ऊष्मा निर्वात में गमन करके न रहता करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं, विकिरण। ये हमारा हो गया ऊष्मा संचरण का तीसरा प्रकार। उदाहरण क्या है, सूर्य है, या फिर आग के सामने बैठोगे तो, या कोई बड़ा सा बल्ब है उसके सामने अगर पास में अगर ऐसे जाओगे तो भी हमको क्या लगेगा, गर्माहट महसूस होता है। तो सूर्य का प्रकाश की ऊष्मा, इसका हम तक पहुंचना। अब जब प्रकाश या जो ऊष्मा है किसी सतह पर पड़ती है, तल पर पड़ती है, मान लो कि सतह है, इस पर पड़ा, अब ये क्या किया, ये ऊष्मा है, मान लो कि ऊष्मा किसी सतह पर पड़ती है और वो ऊष्मा को पूरी तरीके से क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, या सोख लेता है। अवशोषित कर लेता है मतलब सोख लेता है, तो क्या कहलाता है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक कहते हैं उसको, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक बोलेंगे। और जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वो ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है। उत्सर्जक मतलब कि निकालना, जो जितना ज्यादा मात्रा में ऊष्मा अपने अंदर समा सकता है उतनी ज्यादा मात्रा में या उतनी अच्छी तरीके से क्या करता है, ऊष्मा को निकाल भी सकता है, जो समय है वो उसको निकाल सकता है। ठीक है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक, ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है। इसको भी याद रखिएगा, खालिस्तान पूछा है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक, ऊष्मा का अच्छा खालिस्तान होता है ऐसा करके, तो उसको क्या करोगे आप लोग, उत्सर्जक लिखोगे। तो ये कुछ थे ऊष्मा संचरण के 3 तरीके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, उसको देखते हैं। तो ऊष्मा का जो उत्सर्जन और अवशोषण जो होता है वो 2 चीजों पर मेनली डिपेंड करता है। पहला क्या है, पहला है वस्तु के ताप पर, कि वस्तु कितना गर्म है, जो जितना ज्यादा गर्म रहेगा उतना ज्यादा वो उत्सर्जित करेगा, यह है ना, जितना ज्यादा उसकी गर्मी रहेगी उतनी ज्यादा वो क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। दूसरा क्या है, वस्तु के रंग व सतह की प्रकृति पर। वस्तु के रंग मतलब कि जो जिस वस्तु का रंग जितना गहरा रहेगा वो उतने ही ज्यादा क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करेगा, और जितना उसका हल्का रंग रहेगा जैसे कि सफेद है वो क्या करेगा, उतना ही ऊष्मा को कम अवशोषित करेगा। ठीक है, कम सोखेगा। वैसे ही उसकी जो प्रकृति जैसे खुरदरा चिकना है, तो जो वस्तु जितना ज्यादा खुरदरा वगैरह रहेगा वो उतना ही ज्यादा ऊष्मा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, और जो जितना ज्यादा चिकना रहेगा वो ऊष्मा को उतना ही कम क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग जान सकते हैं कि जो ठंड के दिन है, इसीलिए हम लोग ठंड के दिन में क्या करते हैं, गहरे जो काले रंग है के स्वेटर जो पहनते हैं, व्हाइट कलर का जो या पतला जो कपड़े हैं वैसा बहुत कम पहनते हैं ठंड के दिन में। जबकि गर्मी के दिन में क्या करते हैं, सूती कपड़े, व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहनते हैं, सिंपल वाला, ज्यादा मोटे कपड़े नहीं पहनते, गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं। तो इसका कारण यही है कि जो ज्यादा गहरा रंग का रहता है वो क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो ठंड के दिन में गहरा रंग का पहनते हैं तो ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे हमको गर्मी लगती है। ठंड के दिन में ज्यादा ठंडी नहीं लगती, कम ठंड लगती है स्वेटर पहनने से। जबकि गर्मी के दिन में हम लोग पतला कपड़ा पहनते हैं तो उससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊष्मा कम वो करेगा, तो हमको गर्मी भी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो ये भी पूछ सकता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो अब देखते हैं ऊष्मा का जो प्रभाव क्या है उसको देखते हैं। तो ऊष्मा का जो प्रभाव है, ऊष्मा का प्रभाव मतलब कि कोई भी चीज को अगर ऊष्मा देंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या चीज हमको महसूस होगा, उसको बोलेंगे ऊष्मा का प्रभाव सॉरी। तो पहला जो प्रभाव हो तो क्या होगा, ताप में वृद्धि। मैंने शुरू में भी बताया था जो ताप है उसके पीछे का कारण क्या है, हमारा ऊष्मा है। तो ऊष्मा अगर किसी चीज को देंगे, किसी वस्तु को देंगे तो हमारा क्या होगा, ताप में वृद्धि होगी। तो पहला प्रभाव क्या है, ताप में वृद्धि। किसी चीज को अगर ऊष्मा देंगे तो उसका जो ताप है वो क्या होगा, बढ़ेगा, वृद्धि होगी। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा या आप लोग जनरली समझ देखते हो कि जो लोहे का जो बेंच है और लकड़ी का जो बेंच है, अगर उसको हम लोग धूप में रखेंगे तो कौन सबसे पहले गर्म होगा। ऑब्वियस सी बात है, लोहे का जो बेंच है वो पहले गर्म होगा और लकड़ी का जो है वो क्या होगा, बाद में गर्म होगा। तो ऐसा क्यों होता होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। तो कोई भी जो वस्तु है, ठीक है, उसका जो गर्म होना या ताप में वृद्धि होना मेनली निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, वस्तु के द्रव्यमान पर। पहला है, अगर मान लो कि ऊष्मा को हम लोग Q से दर्शाते हैं तो ये किसके समानुपाती होगा, M। क्यों होगा, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान पर वो निर्भर करता है ऊष्मा। ठीक है, अभी बताता हूं समानुपात का मतलब क्या है। दूसरा, वस्तु के ताप में परिवर्तन पर जबकि Q समानुपाती डेल्टा T। परिवर्तन है उसको इससे दर्शाते हैं, त्रिभुज जैसे जो दिख रहा है ना उसको, इससे, और इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसको ध्यान में रखिएगा, बार बार इसका उपयोग होगा, डेल्टा। और तीसरा क्या है, वस्तु या पदार्थ की प्रकृति। ये वस्तु को ही पदार्थ बोलेंगे, पदार्थ की प्रकृति, वस्तु जिस पदार्थ से बना रहेगा उसकी प्रकृति पर, कैसा है, ठोस, द्रव, गैस कैसा है, ये सब चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेनली किसके किसके ऊपर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर मतलब कि Q समानुपाती M। अगर Q क्या है, ऊष्मा है, और M मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान होता है। ठीक है, मतलब Q समानुपाती M है, इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसको गर्म करने के लिए उतनी ज्यादा उनको क्या करनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। समानुपात, समानुपात का मतलब क्या है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, या ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मतलब कि M का मान ज्यादा रहेगा तो Q का मान भी ज्यादा रहेगा, M का मान कम रहेगा तो Q का मान भी कम रहेगा, ये होता है। ठीक है, वस्तु के ताप में परिवर्तन पर, तो डेल्टा T मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है, वस्तु के ताप में परिवर्तन। मतलब कि अगर वस्तु का तापमान मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको मेरे को 80 डिग्री सेल्सियस करना है, तो इसमें परिवर्तन कितना हुआ, 80 माइनस 25, ये हुआ। मान लो कि ये T1 है, ये T2 है, तो ये क्या हो गया, T2 माइनस T1। तो इसी T2 माइनस T1 को मैं शॉर्ट में क्या लिख देता हूँ, डेल्टा T। और ये जो घटाने के बाद जो मान आएगा वही किसका मान आएगा, डेल्टा T का मान। जैसे 80 में 25 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 5, 55 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T का मान कितना आ गया, 55 आ गया। ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो वस्तु के ताप में परिवर्तन पर मतलब कि वस्तु के ताप में अगर परिवर्तन ज्यादा कराना है, ठीक है, वस्तु में ताप में जो अंतर है वो ज्यादा रहेगा तो हमको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। वस्तु में जो ताप का जो परिवर्तन वो कम करना रहेगा तो कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, अगर 25 से मेरे को 100 ले जाना है तो ज्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा, 25 से मेरे को 30 ले जाना है तो कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो यही चीज है। ठीक है, और पदार्थ की प्रकृति पर, तो कैसा पदार्थ है, ठोस है, द्रव है, गैस है, धातु है, धातु इस पर निर्भर करता है ये। ठीक है, तो अगर मैं समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिख सकता हूं मैं, ये भी Q समानुपाती M है और ये भी Q समानुपाती क्या है, डेल्टा T है। तो दोनों तरफ Q Q है, तो दोनों क्या है, Q के समानुपाती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और दोनों क्या है, ऊपर में M डेल्टा T, ऐसे लिख सकता हूँ मैं।
ये हो गया, क्योंकि क्यू एम के भी समानुपाती है और इंटू क्यू डेल्टा टी के भी समानुपाती है, तो क्यू समानुपाती क्या हो गया, एम डेल्टा टी। एम के बढ़ने से भी क्यू बढ़ेगा और डेल्टा टी के बढ़ने से भी क्यू बढ़ेगा, ये होगा। पिछली कक्षा में आप लोगों ने देखा होगा कक्षा 9वीं में, जब भी समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं, बराबर और एक नियतांक लगा देते हैं। तो यहाँ नियतांक हम लोग एस लगाएंगे, ऐसा लिख सकता हूं मैं। यहाँ क्या है, एस एक समानुपातिक नियतांक है। और इसका जो मान है, ठीक है, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसका जो मान है, एस का मान, वो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसको अगर मैं समीकरण 3 दे देता हूं तो क्या हो जाएगा, एस बराबर, अगर इसको पक्षांतर कर दो, एम और डेल्टा टी गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण, समीकरण क्या है तो सीधा आ गया अपना। तो ये हो जाएगा एस का मान। अगर इससे हमको इसका जो एसआई मात्रा निकालना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, इसी को एस को क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता भी बोलते हैं। विशिष्ट ऊष्मा धारिता, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आपका क्यू, क्यू क्या है, ऊष्मा है। ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो यहाँ जूल लिख देता हूं मैं। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो यहाँ मैं किलोग्राम लिख दिया। गुणित टेम्परेचर का मात्रा क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका मात्रक आ गया। तो एस का मात्रक क्या हो गया हमारा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये हो गया, ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसको याद रखिएगा, सूत्रों को याद रखिएगा, और एस को क्या बोलते हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं क्या होता है। इसको पहले मैं इसको नोट कर लीजिए। तो ये कुछ ऐसा आ गया हमारे पास, ए सी इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी आ गया। अब देखिए यहां से हम लोग एस का परिभाषा निकालते हैं, विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होता है उसकी परिभाषा निकालते हैं। अगर मैं एम बराबर रख दूं 1 और डेल्टा टी बराबर भी रख दूं, क्या रख दूं 1, तो एस का मान क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ये एक एक हो गया तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो यहां से एस का मान हमको, या एस की जो परिभाषा यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, ये ऊष्मा है, ऊष्मा के बराबर है, तो ऊष्मा की मात्रा के बराबर है। तो विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के, क्या है ये, एक द्रव्यमान का मान कितना है, एक है, एक अंक है ना, तो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप या द्रव्यमान के ताप को एकांक या एकांक ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक लिख सकते हो, या को एकांक बढ़ाने के लिए क्या है, मिटा दो, आवश्यक है।
तो विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को कितना बढ़ा रहे हैं, ये ताप का अंतर है, इतना से इतना बढ़ाएंगे उसका अंतर है, तो इसको एक अंक बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाने के लिए इसके ताप को एक अंक बढ़ाने के लिए क्या है आवश्यक है, उसी को क्या बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता। एक बार और, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को एकांक बढ़ाने के लिए आवश्यक है या एकांक ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, यह हो गया विशिष्ट ऊष्मा का परिभाषा। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये पूछता भी है विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। तो एक चीज और है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जितनी अधिक होगी वो उतनी देर से गर्म होगा, गर्म होने में समय तो लगेगा लेकिन उतनी देर से भी ठंडा भी होगा। ठीक है, जैसे कि पानी है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, तो जो एस क्या होता है अधिक होता है, इसलिए थोड़ा आराम से गर्म होता है। करते हो ना, एक बार फट से गर्म होता है क्या नहीं होता, जबकि लोहा जल्दी से हो जाता है। तो पानी थोड़ा लेट से गर्म होता है लेकिन ठंडा होने में भी उतना समय लगता है, इसलिए आग वगैरह या चिंगारी वगैरह बुझाने के लिए हम लोग पानी का उपयोग करते हैं। ऐसा प्रश्न भी है शायद इसमें आपके बुक में कि चिंगारी बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या होती है अधिक होती है, और जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी वो उतनी देर से गर्म होगा और उतनी देर से ठंडा भी होगा। जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको, अब ये एक न्यूमेरिकल है आपका विशिष्ट ऊष्मा पर आधारित, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस पर आधारित प्रश्न आते रहते हैं इस पाठ से। तो यदि 25 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 487.5 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है, तो कॉपर की जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में व्यक्त विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। तो कॉपर की विशिष्ट ऊष्मा पूछा है, किसने पूछा है, जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान को किसमें दिया है ग्राम में, जैसे यहाँ पे ग्राम में, अगर किलोग्राम में दे रहे तो किलोग्राम में रहता। तो जो जो चीज दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या कर दिया है, द्रव्यमान दिया है, क्या दिया है 25 ग्राम, और तापमान 25 से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, मतलब कि डेल्टा टी का मान कितना दिया, 25 माइनस 75 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 से 75 बढ़ाना है ना, मतलब यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है हमको। अंतर कितना आएगा 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। वैसे ही क्यू का मान कितना दिया है, ऊष्मा का मान 487.5 जूल ये होता है। हमको एस का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू एस इंटू डेल्टा इंटू टी होता है। एस का मान निकालना है तो एस को एक तरफ रखते हैं और बाकी को पक्षांतर कर देंगे। क्यू अपान क्या हो जाएगा, एम इंटू डेल्टा टी। एस बराबर क्या जाएगा, क्यू का मान रख दो 487.5 बटे एम का मान कितना है 25 है क्या, 25 डेल्टा टी का मान कितना है 50। इसको अगर हम लोग कटाएंगे तो बता दीजिए, या तो इसका वो ले लेते हैं, अगर ये दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे एक और ये शून्य ऐसा, तो ये दशमलव हट जाएगा। आप कटा दीजिए 5 से या 25 से कटा दीजिए, तो इधर कटा देते हैं ऐसे 4875/25 और 10 गुना 5 50 से करेंगे तो 500 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 से कम 25, कितना बचा 23, तो क्या हो जाएगा 237। 25 अट्ठे 200, 25 नियम 225, 225 में 37, 237 कितना कम है, 25 10 35 36 37 125, तो 25 पंचे 125 ये हो जाएगा। तो ये दोनों 5 से कटेगा, 5 नियम 5, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य, और ये भी कटेगा तो 5 या 15 और 5 नियम 45। ये देखिए 100 से भाग देंगे अगर, एस का मान है तो 2 अंकों का है, तो अगर 100 वाली संख्या से भाग देंगे 2 अंक के बाद शून्य लग जाता है, दशमलव लग जाता है सॉरी, तो क्या आएगा 0.39 किसमें निकालना है, जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये बताना तो आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि ये गणित का पीरियड नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ तो आना ही चाहिए आप लोग को। तो क्या है 0.39 जूल
प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आप लोग को बनाने आना चाहिए, प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला हमारा है उष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। ठीक है, विशिष्ट उष्मा धारिता हम लोग पढ़े हैं, वो क्या था, किसी वस्तु का जो एकांक द्रव्यमान का जो ताप है वो एकांक बढ़ाने के लिए या एकांक ताप वृद्धि करने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो विशिष्ट उष्मा था। अब उष्मा धारिता देख लेते हैं। ठीक है, तो उष्मा धारिता क्या है, उष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का जो ताप है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी उष्मा धारिता बोलेंगे। मतलब कि अभी तक क्या था, वस्तु का जो एकांक द्रव्यमान का जो ताप था उसको बढ़ाने के लिए जो उष्मा चाहिए था वो विशिष्ट उष्मा था। अब पूरे द्रव्यमान जितना हमारे पास वस्तु है उतने का जो ताप है उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना उष्मा चाहिए रहता है उसको उसकी क्या बोलते हैं हम लोग, उष्मा धारिता बोलते हैं। तो उष्मा धारिता बराबर क्या होगा, उसका सूत्र द्रव्यमान गुणित विशिष्ट उष्मा। द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, विशिष्ट उष्मा को s से दर्शाते हैं। अगर इसका मात्रक लिखूं तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, इसका क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम कट गया तो क्या है हमारा, जूल बटे डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। तो उष्मा धारिता का मात्रा क्या है हमारा, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इस बार जो आप लोगों का सिलेबस जो नया आया है उसमें कुछ कटौती किया गया है, उसमें से इस पार्ट से भी कटौती किया गया है। तो इस पार्ट में यहीं तक का टॉपिक आपको दिया गया है। ठीक है, आगे मैं अगर थोड़ा सा और देख लूंगा, अगर कुछ बताने का रहेगा तो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल यहीं तक आप लोग का सिलेबस में दिया गया तो मैं यहीं तक इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जो बचा हुआ टॉपिक उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, क्योंकि समय कम है इसलिए समय पर सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। तो यहीं तक आप लोग कीजिए और मैं आपको नोट से दे दूंगा। ठीक है, सो नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।